देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल की और जानेंगे जयपुर प्रजामंडल के बारे में संपूर्ण बातें। जैसे जयपुर प्रजामंडल की बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रजामंडल आंदोलन जो है वो किसे कहते हैं। तो जैसे बात करें प्रजामंडल की, तो प्रजा का मतलब होता है जनता और मंडल का मतलब होता है संगठन। तो प्रजामंडल आंदोलन का मतलब होता है जनता के द्वारा संगठन बनाकर जो आंदोलन किए गए उन्हें हम जो है वो प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। तो जनता के द्वारा संगठन बनाकर जो आंदोलन किए गए उन्हें ही जो है वो प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। और जैसे बात करें प्रजामंडल आंदोलन करने के पीछे इनका क्या मुख्य उद्देश्य था, तो इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन की स्थापना। अब ये समझ लेते हैं कि उत्तरदायी शासन का मतलब क्या होता है। उत्तरदायी शासन का मतलब होता है कि केंद्र स्तर पर जो है वो स्थानीय लोगों को शामिल करना। जो स्थानीय लोग होते हैं उनको जो है वो केंद्र स्तर पर उनको शामिल करना, और जो नियम कानून होते हैं वो स्थानीय लोगों की उनसे जो है उनसे पूछताछ हो, तो उन्हें उत्तरदायी शासन हम कहते हैं। जैसे बात करें केंद्र स्तर पर जो शासक वर्ग होते हैं, तो शासक वर्ग जो है वो अपने कार्यों के प्रति जनता या जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हो, उसे ही हम जो है वो उत्तरदायी शासन कहते हैं। तो ये जयपुर जो प्रजामंडल थे, जनता के द्वारा संगठन बनाकर जो आंदोलन किए गए उन्हें हम जो है वो प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। अब जैसे सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले बना था। तो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1931 में, और इसके जो संस्थापक थे, जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे कर्पूर चंद पाटनी। कर्पूर चंद पाटनी। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1931 में हुई थी और इसके संस्थापक थे कर्पूर चंद पाटनी। तो जैसे इसकी स्थापना हो गई थी 1931 में, लेकिन 4-5 सालों तक जो है जयपुर प्रजामंडल में कोई भी काम नहीं हुआ था। और इसके बाद 1936 में जो है, बात करें 1936 की, तो 1936 में जो है जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है। और पुनर्गठन करने वाले व्यक्ति थे जमनालाल बजाज। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में, लेकिन 4-5 सालों तक इसमें जो है कोई काम नहीं किया जाता है। उसके बाद 1936 में जो है जमनालाल बजाज के नेतृत्व में जो है जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं चिरंजीलाल मिश्र को। चिरंजीलाल मिश्र। और इनके जो मंत्री थे वो एक व्यक्ति थे हीरालाल शास्त्री। तो 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जाता है जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। और इसमें जैसे अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष बनाया जाता है चिरंजीलाल मिश्र को और मंत्री बनाया जाता है हीरालाल शास्त्री को। अब जैसे बात करें प्रथम अधिवेशन की, तो प्रथम अधिवेशन होता है 1938 में। और ये स्थान जो अधिवेशन किया जाता है, जयपुर में एक स्थान है नतमल का कटला। नतमल का कटला, जयपुर। तो प्रथम अधिवेशन जो है वो 1938 में किया जाता है नतमल का कटला। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष जो है खुद जमनालाल बजाज बने थे। जमनालाल बजाज। अब जैसे बात करें 10 मई 1938 की, तो 10 मई 1938 को जो है महात्मा गांधी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, वो महिलाओं की जो सभा थी उसको संबोधित करती है।
तो 10 मई 1938 को जो कस्तूरबा गांधी थी, कस्तूरबा गांधी जो है वो महिलाओं की सभा को संबोधित करती है। और इसके बाद जो जयपुर रियासत थी, जो जयपुर रियासत थी वो प्रजामंडल आंदोलन पर जो है वो रोक लगा देती है। लोग इसका विरोध करते हैं और लोग जो है वो सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। सत्याग्रह का मतलब होता है जो लोग हैं वो खुद ही अंग्रेजों के पास जाते थे, राजाओं के पास जाते थे और अपने आप को सरेंडर कर देते थे कि हमें भी गिरफ्तार कर लो। और इसके बाद जैसे बात करें जयपुर प्रजामंडल की, तो जयपुर प्रजामंडल जो है वो शेखावटी किसान आंदोलन को भी जो है समर्थन देता है। और इस तरह उनके साथ जो है शेखावटी किसान आंदोलन से भी जयपुर प्रजामंडल में कुछ महत्वपूर्ण लोग शामिल हो जाते हैं। तो बाद में जयपुर रियासत जो है जयपुर प्रजामंडल पर पाबंदी लगा देती है और लोग इसका विरोध करते हैं तथा सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। अब जैसे एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है, जेंटलमैन समझौता। जेंटलमैन समझौता, जेंटलमैन समझौता जो है ये महत्वपूर्ण समझौता हो जाता है। ये कई बार पूछा गया है। ये होता है 17 सितंबर 1942 को। और जैसे बात कर लेते हैं कि किन किन के बीच में ये समझौता होता है, तो जैसे बात करें उस समय जो है 1942 में चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर जैसे ये देख लेते हैं कि किन किन के बीच में हुआ था। तो उस समय जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे, जो पीएम थे, वो थे मिर्ज़ा इस्माइल। और जो प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे हीरालाल शास्त्री। तो जेंटलमैन समझौता जो है वो जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल तथा प्रजामंडल आंदोलन के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री, इन दोनों के बीच में जो है ये जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है 17 सितंबर 1942 में। और जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्ज़ा इस्माइल, इन्होंने हीरालाल शास्त्री से बात की और कहा कि आप जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लोगे। और इसमें जैसे कुछ शर्तें थी, जैसे हीरालाल शास्त्री ने कहा कि हम जो है जयपुर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन हमारी जो है वो कुछ शर्तें हैं। तो इन शर्तों को भी जान लेते हैं। जो जेंटलमैन समझौते की जो शर्तें थी उनको भी जान लेते हैं। तो हीरालाल शास्त्री के तरफ से जो है जो शर्तें थी, जैसे जो सबसे पहली मांग थी कि जयपुर रियासत जो है वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। उत्तरदायी शासन की स्थापना। तो पहली जो मांग थी इनकी हीरालाल शास्त्री की तरफ से कि जयपुर जो रियासत है वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। हमने सबसे पहले उत्तरदायी शासन को समझ लिया कि उत्तरदायी शासन का मतलब क्या होता है। जो शासक वर्ग है वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। इसके बाद दूसरी जो इन्होंने हीरालाल शास्त्री ने अपनी शर्त रखी कि जो जयपुर रियासत है वो अंग्रेज़ों का साथ नहीं देगी, अंग्रेज़ों की सहायता नहीं करेगी। तो दूसरी जो मांग है ये इनकी हो जाती है। और इनकी तीसरी मांग थी कि जो ब्रिटिश भारत के जो विद्रोही हैं, जो जयपुर प्रजामंडल के जो ब्रिटिश भारत के जो विद्रोही थे, उन्हें जो जयपुर रियासत है वो गिरफ्तार नहीं करेगी। तो ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और प्रजामंडल जो है इन विद्रोहियों को शरण दे सकता है। ये इनकी तीसरी मांग थी। और इनकी चौथी मांग थी कि जो प्रजामंडल है, जो जयपुर प्रजामंडल है, वो शांतिपूर्ण जुलूस प्रदर्शन जो है वो कर सकते हैं। शांतिपूर्ण जुलूस प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये इनकी चौथी मांग थी जो हीरालाल शास्त्री की तरफ से कि जो प्रजामंडल है वो शांतिपूर्ण धरना, जुलूस, प्रदर्शन ये कर सकते हैं। तो और इसके अलावा जैसे मिर्ज़ा इस्माइल की इनकी तरफ से एक और इनकी शर्त थी कि जो जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो इनकी एक और शर्त थी
कि जो जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि किस रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में जो है वो भाग नहीं लिया था। तो जयपुर प्रजामंडल ने जो है इसमें भाग नहीं लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ये इसकी जेंटलमैन एग्रीमेंट की जो है ये प्रमुख शर्तें थी। किन किन के बीच में होता है ये? तो मिर्ज़ा इस्माइल तथा हीरालाल शास्त्री, इन दोनों के बीच में जो है जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। अब जैसे यहाँ पर हीरालाल शास्त्री ने जो है इसमें शर्त रख दी थी कि हम जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन जो जयपुर प्रजामंडल में जो कुछ लोग थे, जो कुछ कार्यकर्ता थे, वो इस बात से जो है वो असंतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि हम जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। और उन्होंने जो है एक अलग से अपना संगठन बनाया, उस संगठन का नाम था आज़ाद मोर्चा। जो जयपुर प्रजामंडल था उनमें से कुछ लोग जो है वो असंतुष्ट थे इस जेंटलमैन एग्रीमेंट से और उन्होंने कहा कि हम तो जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। और ये जो जयपुर प्रजामंडल से ये कुछ लोग जो है अलग हो गए और इनका नेतृत्व किया था बाबा हरिश्चंद्र ने। तो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जो है आज़ाद मोर्चा का अलग गठन किया जाता है। जैसे बात करें इनके कुछ अन्य सदस्य थे आज़ाद मोर्चे में, जैसे कुछ और भी लोग थे। जैसे बात करें रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासलीवाल, इसके अलावा एक और व्यक्ति थे दौलतमल भंडारी। तो आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में और इनके कुछ अन्य सदस्य थे रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवाल, दौलतमल भंडारी। तो आज़ाद मोर्चा जो है ये जयपुर प्रजामंडल से अलग हुआ था और इन्होंने कहा था कि हम तो जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। इसके बाद जैसे बात करें आज़ाद मोर्चे की, तो 1945 में जो है जो नेहरू जी, तो 1945 में जो नेहरू जी के कहने पर जो है आज़ाद मोर्चे का गठन जो है वापस प्रजामंडल में विलय कर दिया जाता है। वापस जो आज़ाद मोर्चे का विलय जो है प्रजामंडल में कर दिया जाता है। नेहरू जी ने कहा था कि तुम दोनों जो है भाई भाई हो आपस में, तो इन्होंने जो है वापस प्रजामंडल में आज़ाद मोर्चे का विलय कर दिया था। तो ये आज़ाद मोर्चे से संबंधित बातें थी। अब जैसे बात करें एक व्यक्ति थे देवी शंकर तिवारी, इनकी भी बात कर लेते हैं। देवी शंकर तिवारी, तो जैसे बात करें देवी शंकर तिवारी की, तो 1943 की बात करें तो 1943 की जैसे जमनालाल की जो है वो जमनालाल बजाज की जो है मृत्यु हो गई थी। तो 1943 में देवी शंकर तिवारी ने जो है वो जमनालाल बजाज की याद में एक समाचार पत्र निकाला, लोकवाणी। तो लोकवाणी समाचार जो है वो देवी शंकर तिवारी ने जमनालाल बजाज की याद में ये समाचार पत्र निकाला, लोकवाणी। और 1946 में जो है इनको राजस्थान में, देवी शंकर तिवारी को 1946 में राजस्थान में पहली बार गैर सरकारी मंत्री बनाया गया, गैर सरकारी मंत्री। इसके अलावा जैसे बात करें देवी शंकर तिवारी को जो है वो बाद में आरपीएससी का इनको अध्यक्ष भी बनाया गया, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। तो ये देवी शंकर तिवारी से संबंधित बातें हो जाती है। अब जैसे बात करें जयपुर प्रजामंडल की, तो इनमें जैसे 3 व्यक्तियों को पढ़ लेते हैं। जैसे एक थे अर्जुन लाल सेठी, जो जयपुर में जो राजनीतिक जो चेतना का अग्रदूत माना जाता है वो अर्जुन लाल सेठी को ही माना जाता है। अर्जुन लाल सेठी ने जो है वो वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। इसके अलावा जैसे बात करें हीरालाल शास्त्री की, और एक व्यक्ति थे जमनालाल बजाज, जमनालाल
बजाज। तो इनकी बात कर लेते हैं। अर्जुन लाल सेठी ने जो है वो वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। और जैसे बात करें जमनालाल बजाज की, तो इन्हें जो है वो गुलाम नंबर, ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। गुलाम नंबर 4, गुलाम नंबर 4 क्यों कहते थे? जैसे ये कहते थे कि हमारा देश भारत जो है वो गुलाम है, हमारा राजस्थान गुलाम है, जयपुर खुद गुलाम है। और जमनालाल बजाज कहते थे कि मैं खुद भी गुलाम हूँ। तो इस तरह भारत गुलाम है 1, राजस्थान गुलाम है नंबर 2, और जयपुर गुलाम है नंबर 3, और जमनालाल बजाज खुद गुलाम है नंबर 4। तो ये अपने आप को जो है गुलाम नंबर 4 कहते थे। इसके अलावा जैसे बात करें, इन्हें जो है गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र। गांधी जी के 4 पुत्र थे और 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी जितने भी जो आंदोलन करते थे उनके पैसे जो है वो जमनालाल बजाज ये देते थे। कहते हैं कि जमनालाल बजाज की जो चेक बुक थी वो गांधी जी के पास ही रहती थी। इसके अलावा जैसे बात करें, इन्होंने अंग्रेज़ों ने जमनालाल बजाज को एक उपाधि दे रखी थी राय बहादुर की। राय बहादुर की। तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में, तो गांधी जी ने कहा था सभी से कि सभी अपनी जो है उपाधियाँ त्याग दें। तो इन्होंने जमनालाल बजाज ने जो है अपनी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। और इन्होंने जमनालाल बजाज ने, जैसे गांधी जी जो है वो खादी को बढ़ावा देते थे, तो इन्होंने एक संघ का गठन किया था, चरखा संघ। ये जमनालाल बजाज से संबंधित बातें हो जाती है। जमनालाल बजाज को गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। और इन्होंने राय बहादुर की जो है उपाधि गांधी जी के कहने पर त्याग दी थी। और इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी। अब बात करते हैं हीरालाल शास्त्री के बारे में। जिससे बात करें हीरालाल शास्त्री की, तो इन्होंने जो है जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। जयपुर हितकारिणी सभा। तो जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना जो है हीरालाल शास्त्री ने की थी। और इनमें 2 व्यक्ति शामिल थे। जो 2 व्यक्ति इनमें प्रमुख थे, एक थे बालचंद शास्त्री। बालचंद शास्त्री को बनाया गया अध्यक्ष। जो जयपुर हितकारिणी सभा थी इसके अध्यक्ष थे बालचंद शास्त्री। और एक और व्यक्ति थे केसरलाल कटारिया। केसरलाल कटारिया को बनाया गया मंत्री। तो ये इनके 2 व्यक्ति थे। अब जैसे बात करें हीरालाल शास्त्री की, जैसे इन्होंने जो है जैसे गर्ल्स एजुकेशन के लिए इन्होंने जो है कुछ संस्था भी बनाई थी। तो ये हीरालाल शास्त्री से संबंधित बातें हो जाती हैं। तो हीरालाल शास्त्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री ने जो है वो गर्ल्स एजुकेशन पर भी ध्यान दिया था। इन्होंने जैसे सबसे पहले जैसे जो 1935 में जो वनस्थली विद्यापीठ है वो उसका जो गठन है वो हीरालाल शास्त्री ने ही किया था, जो कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए जानी जाती है और वो पंचमुखी शिक्षा के लिए जानी जाती थी। अब इसके अलावा जैसे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है 1931 में हुई थी। इनके संस्थापक थे कर्पूर चंद पाटनी। अब जैसे कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे कुछ जो रियासतें थी, तो कुछ जैसे इनकी बात कर लेते हैं। राजस्थान से बाहर जो प्रजामंडलों की स्थापना की गई, राजस्थान से बाहर वो थे 3 प्रजामंडलों की स्थापना जो है वो राजस्थान से बाहर की गई थी। एक थे सिरोही, बीकानेर और भरतपुर। तो 3 प्रजामंडलों की स्थापना जो है वो राजस्थान से बाहर की गई, ये पूछा जा सकता है। सिरोही की बात करें तो इनकी स्थापना हुई थी बम्बई में। बीकानेर की हुई थी कोलकाता में। और भरतपुर की हुई थी रेवाड़ी स्थान पड़ता है हरियाणा में। तो 3 प्रजामंडलों की स्थापना जो है वो राजस्थान से बाहर की गई थी। और जैसे बात करें अपनी रियासत से बाहर,
तो अपनी रियासत से बाहर जो है वो 4 प्रजामंडलों की स्थापना की गई। 3 तो ये हो जाते हैं, एक था जैसलमेर, तो जैसलमेर की स्थापना की गई थी जोधपुर में। तो अपनी रियासत से बाहर जो है वो 4 प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। और जैसे बात करें तो ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख बातें थी। और इसके बाद हम बात करेंगे बूंदी प्रजामंडल की। जैसे कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे 1931 की बात करें तो 1931 में जैसे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, इसके अलावा बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। बात करें 1934 की तो 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, इसके अलावा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1936 की बात करें तो 1936 में जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, और साथ में 1936 में जो है वो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1938 की बात करें तो 1938 में जो है वो 5 प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। सबसे पहले जैसे बात करें मेवाड़ प्रजामंडल, और मेवाड़ के बाद में जैसे अलवर, शाहपुरा, भरतपुर, करौली, इन 5 प्रजामंडलों की स्थापना जो है वो 1938 में की गई थी। और बात करें 1941 की तो 1941 में कोटा, किशनगढ़ तथा सिरोही, इन 3 प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1941 में। बात करें 1942 की तो 1942 में जो है वो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और 1943 की बात करें 1943 में जो है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और 1944 की बात करें 1944 में जो है वो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1945 की बात करें 1945 में जो है एक था जैसलमेर और एक थे प्रतापगढ़, इनकी स्थापना की गई थी। तो जैसलमेर प्रजामंडल तथा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई थी। और सबसे अंत में 1946 में जो है वो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो सबसे नवीन जो प्रजामंडल है वो झालावाड़ प्रजामंडल बना था, और सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो हमने जो है आज जयपुर प्रजामंडल पढ़ा था। एक बार और जान लेते हैं कि प्रजामंडल किसे कहते हैं। तो प्रजामंडल का मतलब होता है जनता के द्वारा संगठन बनाकर जो आंदोलन किए गए उन्हें जो है प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन का मतलब होता है कि जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग द्वारा किए गए कार्यों का जो है वो जनता या जनता के द्वारा जो चुने गए जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि थे उनके प्रति उत्तरदायी रहना। तो ये जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से संबंधित बातें थी।